चलता है, सॉरी मैं आपको बताना, उसको शेरपा बोलते हैं। जैसे हम नॉर्मल हमारे कोई साथ चलेगा उसको पोटर कहते हैं। जो हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हैं उनको शेरपा कहते हैं, या हाई एल्टीट्यूड फ्रेंड्स भी बोल देते हैं उनको, ऐसे भी बोलते हैं उनको, है ना। वो आपकी हेल्प कराते तो हैं पर आप उसके ऊपर फुली डिपेंड नहीं हो सकते। मैंने देखा वो बीच में गड़बड़ करते हैं वो लोग। उनको ये है कि हम दोनों हैं बीच में, ना आगे ना पीछे कोई, मैं जो भी कहूँगा मेरी मानी जाएगी, एजेंसी मेरी मानेगी, सुनने वाला कोई है नहीं, प्रूफ आपके पास कुछ होता नहीं है किसने आपके साथ क्या किया, तो वो भी डिस्टर्ब करते हैं। खैर चलो, हमने रात को निकले, लास्ट दिन की बात, तो रात को निकले 12 बजे। कैंप 1 में ठहराने की बजाय वो हमें सीधे कैंप 2 ले गए। तो आप एवरेस्ट की चढ़ाई करने जा रहे हो, आपको प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए बीच में। वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में आप कैंप 1 छोड़ देते हैं, छोड़ो। कैंप 2 में पहुंच गए। कैंप 2 में जाके जब आप थोड़े, आपको शाम को ही पहुंचते हैं, सुबह के चले हुए रात को पहुंच जाते हैं, 6-7 बजे तक पहुंच गए। कैंप 2 में एक नाइट लगाई, उसके बाद चलते हैं कैंप 3 की तरफ। कैंप 3 के अंदर खाने पीने को कुछ नहीं है, ऐसा खास नहीं है वहाँ पे खाने पीने का। टेंट लगे हुए हैं, आपके पास फ्रोजन फूड होगा, आपके साथ जो शेरपा है आप उसके साथ। कैंप जो है, कैंप 2 बोले या 3 बोले, 3 जो कैंप 3 है कितनी ऊंचाई पर रहता है? ये कैंप 3 आ गया आपका नियर अबाउट 24,000 की ऊंचाई पे आ गया। 24,000 या फीट। या और एवरेस्ट कितने फीट पर है? 29,029 फीट पे है। ओके, तो वहाँ पर खाने पीने के लिए क्या खाते हैं, क्या देते हैं ऊंचाई पर? खाना इतनी ऊंचाई के ऊपर क्या होता है, कुछ कंपनियां फ्रोजन फूड देती हैं जिसको हम यहाँ रेडी टू ईट भी कहते हैं। सिंपल, उसमें दाल चावल हो गया, चिकन मटन, जो भी कोई कैसा जैसा खाता है, मोस्टली उसमें राइस होते हैं, कुछ दाल वगैरह हो गई, चिकन हो गया। क्या करते हैं, जो वहाँ पे बर्फ है, हम एक साथ में स्टोव भी लेके चलते हैं, हल्का सा वो काम आता है, हमें पता छोटा सा होता है, इतने साइज का होता है, उसके ऊपर बर्फ को डाल के उसको थोड़ा पानी बना लेते हैं, जो भी हमारे पास बर्तन होता है, और पैकेट के अंदर डाला, उसको थोड़ा बंद किया, 1-2 मिनट उसमें रखा, वो थोड़ा खाने के लायक हो जाता है। एक्चुअली हम वहाँ पे सर्वाइवल मोड पे चल रहा होता है, बंदा खाने पीने का इतना फंडा नहीं। आप थर्ड कैंप से ऊपर चलते हैं, एक नाइट थर्ड कैंप में लगाएंगे। उसके बाद सुबह ही 6 बजे करीब हम निकलेंगे कैंप 4 के लिए। थर्ड से कैंप 4 का जो रास्ता है फुल डेंजरस रास्ता है, ठीक है। वहाँ पहुँचते हैं 3 से 4 बजे शाम को पहुँचेंगे। उससे भी बड़ा रिस्की काम आपका स्टार्ट होता है जब वो कहते हैं कि आपने 2 से 3 घंटे यहाँ रेस्ट करनी है और ऊपर की तरफ निकलना है। कैंप 4 लास्ट है, उसको डेथ जोन बोलते हैं, 26,000 फीट से ऊपर है, डेथ जोन स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। अगर आप कभी मैप भी देखोगे, मैप के ऊपर उन्होंने एक लाइन लगाई होती है, ऊपर लिखा होता है डेथ जोन। सबसे ज्यादा डेथ वहाँ पे होती है, वो है सबसे खतरनाक सीन वहाँ पे। बंदा डरता है, देखता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, नाम उन लोगों ने डेथ जोन रखा है? नाम ही डेथ जोन, नाम ही इतना खतरनाक है, सुन के ही लगे गए। यस, वाकई वहाँ जाके इसलिए रखा उन्होंने, पुरानी हिस्ट्री देख के कि यहाँ पे इतने लोग मर चुके हैं अब तक। एवरेस्ट की मरने के कारण क्या, ऑक्सीजन की कमी होती है और भी कारण होते हैं? मेन ऑक्सीजन की कमी, एवलांच आना, तीसरा आप कुछ खा नहीं पाते। एवलांच बने बर्फ वगैरह की, जो बर्फ की मैं बात करता हूँ, ऊपर से एकदम बर्फ, वो कभी भी आ सकती है, उसका कोई कुछ रोक नहीं। तो ऑक्सीजन की कमी, एवलांच आना, और ये हो गया आप कुछ खा पी नहीं सकते हो, है ना, उसके कारण हो जाता है। खाया पी जाता है, ठीक है, क्योंकि खाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, उसको डाइजेस्ट करने, हाँ, डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग जाते हैं तो क्या कैरी करते हैं, कैसे जाते हैं? यस, कैंप 4 से हम निकलते हैं शाम को 5 से लेकर 6 के बीच। मतलब हमने 2 घंटा रेस्ट, सारा दिन चले। आप ये नोट करो, सुबह के चले थे कैंप 3 से, शाम को पहुंचे कैंप 4, थके टूटे हैं बिल्कुल। यहाँ तो हम इतना थक टूट ही नहीं सकते हैं जहाँ पे हम बैठे हैं। उसके बाद 2 घंटे रेस्ट करके वो कहेंगे चलो ऊपर चलो। कैरी क्या करेंगे, ये जो ड्रेस पहनी है ये है, इसके बीच हम थोड़ा सा एक छोटा सा नैपसैक सा होता है, बैग लेंगे हल्का सा, उस एक हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है वो होगा, उसके अंदर एक पानी की बोतल होगी, और खाने के लिए सिंपल कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह डाल लेंगे। पता है कि नहीं खाया जा सकता, खाया नहीं जाएगा, हमें भी पता है, डाल लेते हैं, कहीं इमरजेंसी में काम आएगा। गॉगल्स लगी होती हैं, स्नो गॉगल्स, वो आपने कभी देखेंगे तो हमेशा वो लगी रहेंगी, अदरवाइज तो आप 1 मिनट भी नहीं निकालोगे, आपकी स्नो गॉगल्स टूटी और आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो गई, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है वो तो, है ना। तो वहाँ से 5 बजे निकल जाते हैं शाम को। सर ये बताइए, जब 5 बजे शाम को निकलते हैं, पूरी रात चलते हैं, तो अंधेरा रहता होगा, रोशनी के लिए क्या होता है? रोशनी के लिए हमारे पास हेडलैम्प्स होते हैं। अच्छा, वो लगे, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये कोयले की खानों में लोग काम करते हैं, कभी उनके हेड के ऊपर लगा, जस्ट लाइक उस टाइप की प्योर क्वालिटी होती है। और वो जानवर अगर उतनी ऊंचाई पर होते हैं? कुछ नहीं, कोई जानवर, कीड़े मकोड़े जानवर कुछ भी नहीं है वहाँ पे तो। एक जीव अकेले आप ही होते हैं? एक ही जीव होता है, 2 टांगों वाला, यही चलता है। और उसके अंदर भी धुकधुकी चलती रहती है डेथ जोन से ऊपर। हाँ, अब डेथ जोन में आ रहे हैं, अब देखो वहाँ पे सीन क्या देखने वाला। शाम को चल दिए,
हवा ऐसे निकलती है, काट रही है आपको, जबकि हमारा ये कवर होता है, देखिए सारे का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ही कवर कर दिया हमने, यहाँ गॉगल्स लगी हुई हैं और यहाँ पे हमने वो मास्क पहना हुआ है, कुछ भी तो नहीं है खाली, फिर भी हवा ऐसे आती है, ऐसे काट रही है, धागे की तरह ऐसे लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा टफेस्ट लग रहा था हवा का चलना, बाकी मैं झेल रहा था, भूख भी झेल रहा था, सर्दी भी झेल रहा था, सब कुछ काम था, वो काट रही थी, वो नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या करें, हवा कम नहीं होती। चलते गए सारा रात चलते गए, 5-6 घंटे चले, डेड बॉडी स्टार्ट हो गई ऑन रिकॉर्ड 200। अच्छा, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ लोग मर भी रहे हैं। यस, मर रहे हैं, ऑलरेडी भी डेड बॉडी पड़ी है। 2015 तक 254 डेड बॉडीज ऑन रिकॉर्ड आपके रास्ते में पड़ी हैं। डेड बॉडी आती नहीं वहाँ से वापस, कोई लाने नहीं जाता है, ना हेलीकॉप्टर जा सकता है वहाँ पे उसको लेने के लिए, ना कोई बंदे जाते हैं। एक बंदा जो ऊपर गया वो वापस आ जाए, समझा जाता है कि बस भगवान इसको ले आया वापस, बहुत अच्छी बात है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, एक ही रास्ता है, छोटा सा रास्ता, आपने उस डेड बॉडी के ऊपर से ही निकलना है क्रॉस करके। ओहो, वो सबसे दुखदाई होता है, बहुत फील होता है, आप एक डेड बॉडी पड़ी है वहाँ, कुछ नहीं कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लेटा हुआ है, सब पहना हुआ है, हेलमेट से लेके गॉगल्स पहनी हुई, पीछे बैग लगा हुआ है, ऐसी ड्रेसें पहनी हुई हैं। हमें डर लगता है ये भी तो वहीं जा रहे थे, ये भी हमारे जैसे थे, कहीं ऐसा ना हो जाए, हमारे साथ दिल में आती है बात। चलो आप उनको भी क्रॉस करते हो, फिर एक और डरावना सीन आता है, वो मारता है बंदे को, वो जोड़ देता है। आपके साथ वाले बंदे हैं, कोई आपको कल मिला था, आज बड़ा कांप रहा है, बॉडी कांप रही है, येलो हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है मुंह से, पता लग रहा है मरने वाला है, 2-4 मिनट में मर जाएगा। आप वहाँ रुक नहीं सकते, आप रुकोगे तो आप भी मरोगे। एक बात बताइए, उस समय जब वो सिचुएशन देखते हैं, आप डेड बॉडी को क्रॉस करके गुजरते हैं, आपसे गले लगने वाला, आपके साथ चलने वाला आपका साथी वो मरणासन की स्थिति में है, कांप रहा है, आप देख रहे हैं कि मौत के आगोश में है, आप उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या चलता है? आपको अपने बीवी बच्चों की याद आती है, परिवार की याद आती है, आपको अपने डिसीजन पर लगता है कि ये मैंने क्या किया, क्या चलता क्या है दिमाग में? सर आता है, जब लग रहा है ना कि ये बंदा जा रहा है, हमें भी लगता है कि मैं भी जा सकता हूँ, ठीक है, और हम इसको बचा नहीं सकते। वो देखो कितना बड़ा दर्द होगा, आपका साथी, आप उसको बचा नहीं सकते। अगर आप वहाँ पे रुके, आपकी बॉडी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें मैं आपको कुछ बीमारियाँ थी, मैं आपको बताना भूल गया। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको चिल्बलिंग होती है, ये जो फिंगर्स हैं ये ब्लू होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद ये ब्लैक हो जाती है, इसको हम फ्रॉस्टबाइट बोलते हैं, तीसरे नंबर पे ये कट जाती हैं। अगर आप रुक गए तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, आपकी कटना स्टार्ट हो जाएंगी, और इवन देन क्या मर भी सकते हो, जो साथ वाले मर रहे हैं। इसलिए आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर याद आता है बीवी बच्चे माँ बाप, जो सब कुछ बंदे के माइंड में आता है, घूमता है। फिर बंदा एक साइड में सोचता है आधे में आ गया, अगर मैं यहाँ से वापस मुड़ गया, 25 लाख भी लगाया हुआ, वो भी उधार के पैसे हैं, वापस भी देने हैं, क्या करेंगे? फिर तो आप जीरो हो गए तो वापस आ गए। इसलिए लोग रुकते नहीं हैं। ये भी एक रीज़न आता है बीच में कहीं ना कहीं मरने का। बंदे को कुछ नज़र आता है ना, डर लगता है, वो सारे का सारा पीछे घूमता है, लोग आगे ही जाना चाहते हैं, ये डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें। और उसके बाद चलो 4 बजे 4 सवा 4 बजे वहाँ से तो निकल, जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इतने हम सेंसिटिव हो रहे हैं, वहाँ पे सेंसिटिव नहीं रहा जाता है। मेंटली फिजिकली आपकी केमिस्ट्री चेंज होती है, सोचने का तो सोचा ही आएगा, ऑक्सीजन माइंड को कम मिलती है, डिसीजन नहीं ले पाते प्रॉपर, बस चलते रहना है, बस एक ही स्टेप है, 2 स्टेप आगे ले। मुझे अब तक याद है, मैंने लास्ट 23 घंटे में सिर्फ 750 ml पानी पिया था, बिल्कुल भूखा था, एन मरने को लग रहा था। यहाँ पे बोतल थी साइड में, हाथ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि साइड से बोतल निकालो और पानी पी लो। तो मैं कहता हूँ 2 स्टेप और ले, 2 स्टेप और ले, ये कंडीशन उसकी। मतलब कैसे जिंदगी और मौत के उसमें कि अगर हम रुक भी नहीं सकते, रुकेंगे तो हम जम जाएंगे, फ्रीज होके मरेंगे, फ्रीज हो जाएंगे, इसलिए चलते रहो। चलते रहो। वो सिखाती है, लाइफ का लेसन सिखाती है, जितनी मर्जी स्ट्रगल हो, आपने रुकना नहीं है, चलना है। जो चलता जाएगा इतने बड़े स्ट्रगलों में, मौत के मुंह से निकलता चला जाएगा, वही मंजिल के पास पहुंचता है। चलो सुबह 8:15 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गया, 8:15 बजे पहुँचे, कुछ फोटोग्राफी की, एवरेस्ट पर 8:15 पहुँच गया था। वो तारीख याद है? यस, 21 मई 8:15 लगा के 2017 लास्ट ईयर। और अभी तो अब मेरे साथी तो जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, जॉब जा रहे हैं। दलजिंदर पाजी 21 मई 2017 को एवरेस्ट पर पहुंच गए। क्या लगा वहां पहुंचने के बाद? तब आपका सेंस काम कर रहा था या उसमें? करता है काम। यस, वहाँ पे जब ऊपर पहुँचते आपको लगता है लाइफ का इतना बड़ा सपना था, पूरा हो गया।
ये आती है मन में कि वाह इसके लिए कितने साल मेहनत की है। कुछ सेकंड के लिए आती है, आप वहाँ रुकते हो, फिर 2 से 3 मिनट रुकते हो, फोटोग्राफी की, वहाँ से झंडा भारत का लहराया, पुलिस डिपार्टमेंट का झंडा लगाया और आप वहाँ से फटाफट फिर वापस आने की बात करते हो, क्योंकि आप रुक नहीं पाओगे। वापिस आने में भी वही खतरा, उससे भी जान खतरा। जाते वक्त आपके पास कुछ एनर्जी थी, राइट, और ऊपर को चढ़ रहे थे, जब नीचे आते हैं वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। कहीं भी पाँव फिसल जाता है और एनर्जी होती नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा लापरवाही भी होती है, हल्की फुल्की कहीं होती है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। मैं आते हुए फिसला, ऊपर से आ रहा था, पाँव फिसल गया, नीचे मैं ये 30-40 फीट नीचे आया हूँ बिल्कुल। एक रोप लगी होती है वहाँ पे, तो आपको बताना भूल गया मैं, स्टार्टिंग में एक नीचे से ऊपर तक रोप है। आपने ये हमारे पास कोई इक्विपमेंट पड़े हैं, इसमें एक जुमार होता है, वो हम लगा के रखते हैं, चलते रहते हैं। बट जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कोई लगाई हुई है, हमने कुंडी लगाई हुई है कि यहाँ से आगे रोप फिर है, वहाँ से फिर है, उसको हमने ना क्रॉस करके निकलना होता है, तो हम इतने थक जाते हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को समझा देते कि क्या है। आप इस वाले बीच वाला जो कैमरा है इस पर दिखाइए। ये जुमार है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इसको हम जुमार बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको रोप के बीच में फंसा देते हैं, फिर हम इसके साथ ऊपर इसको आगे करेंगे, उसके बाद इसके सहारे फिर हम चलेंगे ऊपर अपनी पूरी की पूरी बॉडी। इसको क्या रोप में फंसाते हैं? इसको रोप में फंसा देते हैं। अभी कोई रस्सी नहीं, यहाँ पे ये जो आपको होल नजर आ रहा है, ये होल रस्सी के लिए, इसमें फंसाया, इसको यहाँ पे हमने लॉक किया, ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। अब ये आगे के तो जाएगा, ये पीछे नहीं आएगा, चाहे इस पे 10 बंदे लटके हो। ये इसकी कैपेसिटी है, ये हेल्प करती है ये आगे जाने में। ये क्या है, ये भी साथ में ही जुमार है, एक्स्ट्रा लेके चलते हैं इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद ये जो पड़ा है इसको हम बोलते हैं कैराबिनर। जो मैं बात कर रहा था, जो रोप है, रोप के ऊपर हम इसको एक साथ में, सॉरी मैं आपको और दिखाऊंगा, ये हार्नेस पड़ा है, ये वाला जी ये, इसको हम कमर के साथ बांध लेते हैं। इसको बांधा हुआ है, इसके अंदर हमने ये कैराबिनर डाले हुए हैं, सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही एक रोप हमने यहाँ से लेके जो वो वाली रोप लगी हुई है उसमें लगाया। इसको हम अपनी माउंटेनिंग टर्म में बोलते हैं सेल्फ एंकर किया हुआ हमने इसके साथ। अगर हम वहाँ से फिसल भी गए, इट मीन्स हम ना गए। बट मिस्टेक कहाँ पे होती है, ये जो कैराबिनर है, ये मैंने यहाँ से इसमें डालना है, रोप लगी हुई है, ऐसे मैं डालूंगा तो बार बार डाल रहे, बार बार लाखों बार डाल रहे, थक जाता है। मन कहता है यार 2 चीजें क्रॉस करके तीसरे में डाल, इट मीन्स मैं रोप से दूर हो गया। वहीं पे मिस्टेक करती है, वहाँ पे पैर फिसल जाता है। मेरा फिसला ऐसे था, मैं नियर अबाउट 40-50 फीट में नीचे गया। मतलब मन पर भी आपको नियंत्रण रखना है, मन के ऊपर भी रखना है। यस, मन ही बोलता है कि क्या ये क्या है? इसको हम बोलते हैं क्रैम्पॉन। जो हमारे शूज होते हैं ना, माउंटेनिंग कॉफरॉक बोलते हैं उनको मुस्लिम, उसके नीचे हम इसको लगा लेते हैं ताकि बर्फ में वो ग्लेशियर के ऊपर, बर्फ तो सिंपल बर्फ तो चल जाएगी, ग्लेशियर होता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, जैसे ये है आप लगा लो सीमेंटेड टाइप होता है, उसके अंदर यही चलेंगे, उसके अंदर ही घुसते चले जाते हैं और चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये समझो कि एक एक पाँव रखना है, ये उसके अंदर जा रहे हैं, फिर आप उसको निकालोगे, पाँव को निकालोगे, तो ये हमें वहाँ पे ये कंट्रोल करके रखते हैं। यही चलते हैं ऊपर ग्लेशियर के ऊपर चलेंगे। क्या डंडा ये वॉकिंग स्टिक होती है। इसको हम क्या करते हैं, इसको जिस टाइम हम जा रहे हैं कहीं भी उसके ऊपर कर रहे हैं, देखो इसको छोटी बड़ी करना है, इसको ऐसे लेके जाएंगे, या उतरते वक्त ये टॉप पे काम नहीं आएगी, नीचे वाला जो रास्ता है जिसमें ट्रैकिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमारे काम आती है, हेल्प करती है। जवानी में बुढ़ापे का एहसास होती है आराम से। और एक और चीज है जिसको माउंटेन्स की थर्ड लेग कहा जाता है, दिस इज आइसेक्स। ये आइसेक्स है, वाह वाह। इसको माउंटेनिंग की थर्ड लेग कहते हैं। ये तो हमारे साथ ही रहते हैं। इन केस कहीं हमने ऊपर चढ़ना है, वॉल पे चढ़ना है, तो ये आप देखोगे इसके ये ग्रूव्स बने हुए हैं, आप इसके ऊपर इसको ऐसे मारोगे बीच में, और जहाँ ये अटक गया ना, ये नहीं निकलेगा, आप इसके ऊपर लटके, इसके सहारे काम चलता है। जब कई बार आपने देखा हो कि हम 2-2 हाथ में पकड़े होते हैं कि यहाँ जाके ऊपर चढ़ रहे हैं, वॉल के ऊपर चढ़ना है, तो हम इसी को ही यूज करते हैं। ये वहाँ पे बहुत काम आती है, नीचे वाले में, ऊपर नहीं, ऊपर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, टॉप के ऊपर। इक्विपमेंट कितने कर लेते हैं आप लोग? सर ये इक्विपमेंट और ये साथ में ये जो यूनिफॉर्म है, ये लगा के हमें 4 से 5 लाख का पड़ता है। डिपेंड करता है आप कंपनी कैसे चूज कर रहे हो। सिंपली जैसे मैंने आपको बोला कि 65,000 का यही है, ये जो आपको क्रैम्पॉन दिखाया ये 20,000 के ये हैं, और ये जो है 14,000 की ये आइसेक्स आ जाती है। इस तरह सारे का ये सिंपल एक जो छोटे वाला कैराबिनर है, ये भी 5,000 से कम है। आपने आपका जो ड्रीम था पूरा हुआ। बहुत लोगों का ऐसा होता होगा कि ड्रीम पूरा होता होगा, एवरेस्ट पर पहुंचते होंगे, लेकिन अपने घर नहीं लौट पाते होंगे,
वो रास्ते में लौटते समय भी दुर्घटनाएं होती होंगी। बिल्कुल। आप सौभाग्यशाली थे, अपने घर लौटे और आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम आपके और आपके परिवार के बारे में बात करेंगे, आपके बचपन के बारे में बात करेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 0 आवर्स में हम आज बात कर रहे हैं अंडर वाटर साइकिलिंग, समुद्र के अंदर जो है साइकिलिंग की बात कर रहे हैं। हम पर्वतारोहण की बात कर रहे हैं, एवरेस्ट पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, उसके पूरी प्रक्रिया की हमने बात की, कहाँ पढ़ाई होती, कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं। और उसके एक्सपर्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया, लिम्का बुक में, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, यूनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। दलजिंदर पाजी, दलजिंदर सिंह बाछल, वो आज मेहमान हैं। आप लौट आए, बहुत लोग लौट नहीं पाते हैं अमूमन। अब तो सबसे पहले कौन गया था जो है वहाँ पर एवरेस्ट पर? एवरेस्ट पे सबसे पहले 1953 में तेंजिंग हिलेरी और एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे थे। एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड से थे जी, एंड तेंजिंग नॉर्गे ये नेपाल के थे। ये सबसे फर्स्ट टाइम। भारत का कौन गया था पहली बार? भारतीय गए थे मिस्टर अवतार सिंह चीमा थे। ये कब की बात है? ये है 1965 में गए थे और राजस्थान के थे। ये आर्मी में थे, आर्मी की टीम लेके गए। महिला में बछेंद्री जी गई, बछेंद्री पाल। वो कब गई थी? वो गए थे ये 1984 में। ठीक है। अब साल में अमूमन एक ऐसे आंकड़ा पूछ रहे हैं कि कितने लोग जाते होंगे? इंडिया से या फुल इंडिया से नियर बॉटम तो लास्ट ईयर भी गए हैं 40 to 50 लोग गए हैं। पहुंचते कितने लोग हैं उसमें? 50 लोग ये पहुंचे। महिलाएं कितनी होती हैं? महिलाएं अब बढ़ रहा है, पहले कम होती थी, अब उसके अंदर 10% के करीब तो आ रही हैं महिलाएं। जब आप डेथ जोन को क्रॉस किए थे, ऊपर पहुंच रहे थे, तो एक बात आप कह रहे थे कि उस समय अपने परिवार की याद आती है, बच्चों की याद आती है। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मम्मी डैडी हैं, 2 बड़े भाई हैं और भाभी हैं, भतीजी है, एक भतीजा है और बेटा है, वाइफ है। आपकी पत्नी और बच्चे? यस, मैंने मैरिज हुई थी मेरी 2000 में, तो उसके बाद 4-5 साल बाद मेरा डिवोर्स हो गया। लव मैरिज थी और 4-5 साल के बाद चलो वो हमारे आपस में विचार नहीं मिले, काफ़ी परेशानी हुई, बड़े टूटे अंदर से कि ये क्या हुआ कि इतना कुछ सारा कुछ छोड़ के। मैंने एंटी कास्ट मैरिज कराई थी और विदाउट डॉरी कराई थी। लग रहा था कि ठीक है दुनिया कुछ चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो बड़ा मन में रहता था। वो हुआ तो काफ़ी टूटा, पर मैंने अपने आप को भी टूटने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, जो एनर्जी है, जो भी मेरे में है, मैं इन चीज़ों के पीछे अपना मतलब टूट के नहीं बैठूँगा। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं हमारे, तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ टारगेट लाइफ में बनाऊंगा और उनको पूरे करूँगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास एक बेटा है, अभी +2 में पढ़ रहा है। वो आपके साथ है, मम्मी के साथ है? अभी मेरे साथ है। हम वैसे दोनों के साथ है, हमारा ज्वाइंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिवोर्स हुआ, तो हमने इसको बीच में रखा। हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे पास ही पड़ा। लगता है कि फिर से जो दरार है वो मिट जाएगी, फिर आप लोग जुड़ेंगे। भगवान जानता है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये परिवार बने फिर से। हम आगे बढ़ते हैं। मतलब एक बड़ी बात यह है दलजिंदर पाजी की घर में भी संघर्ष था, जीवन में भी संघर्ष था। शुरू से आपकी यात्रा सुनी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपको बहुत चने चबाने पड़े, वहाँ छुट्टी के लिए संघर्ष था। सरकारी संघर्ष अलग था, पैसे के लिए दौड़ रहे थे, वहाँ भी संघर्ष था। और इन तमाम संघर्षों के बीच आपने एवरेस्ट पर झंडा फहराया। इन तमाम संघर्षों के बीच आपने समुद्र में अपनी साइकिल दौड़ाई। यस, केला भी खाया। या तो ये लगा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भी आदमी जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। आपकी ज़िंदगी को हमने, हालांकि बहुत मुश्किल काम है किसी की ज़िंदगी को समझना, अपने दर्शकों के लिए आपकी कहानी को लेकर आए कि उन तक बात पहुंचे कि कैसे हम एवरेस्ट पर जाते हैं, साइकिल चलाते हैं। साथ ही आपने जो उस रास्ते की बात आप कर रहे थे कि लाश के ऊपर से आप गुजरते हैं और ठहर कर रुकते नहीं हैं, और बार बार फिलॉसफी में बात आती है कि जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं। एक बड़े लोकप्रिय कवि ने कहा था कि
होके मायूस नयू शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलती रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह चलते रहिए, यही चलता है ऊपर। अब चलते गए। हम जानना चाहेंगे, एक हमारा सेगमेंट भी है और आपसे भी, आपके अंदर भी भरा हुआ है, हम महसूस कर रहे थे कि आपकी शिकायत सरकार से। ऐसा है, सरकार बहुत सी गेम्स हैं उनके अंदर सपोर्ट करती है। मोस्टली सपोर्ट तब करती है जब कोई बंदा कुछ अचीव कर लेता है। मेरी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने सपोर्ट ही करनी है, जब हम संघर्ष कर रहे हैं हमें सबसे ज़्यादा तब ज़रूरत है। ऊपर पहुंच गए, सब काम हो गया, उतनी ज़रूरत नहीं रही, फिर तो बहुत आ जाते हैं, चारों साइड से आ जाएंगे, प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं और आ जाती हैं। तो संघर्ष के टाइम में प्लीज़ उस टाइम पे हेल्प कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई कुछ कर आया, आपने उस टाइम नहीं किया, तो कम से कम जब वो वापस आ गया, करके आ गया, तब तो उसकी हेल्प कीजिए, तभी तो कोई आगे करेगा। जो न्यू जनरेशन आने वाली है, उनको अगर ये लगे कि हमारे पुराने बंदों ने कुछ ऐसा किया था, अच्छा काम किया, हटके किया, दुनिया में नाम रोशन किया, इनको कुछ नहीं मिला, तो आगे कोई कैसे आएगा? गेम्स में नहीं आ सकता है। मुझे, मेरे को ये बड़ी चीज़ फील होती है। और दूसरा मेरे को एक और लगता है, जो लोग निराश बैठे रहते हैं, उदास आए, हम तो गांव से हैं, हम तो कम पढ़े, हमें ये हो गया, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं गांव से पढ़ा हूँ। मैं अभी सवाल मेरा यही था कि आपकी शिकायत सरकार से क्या है? सरकार से यही है कि जो कुछ मैंने किया उसकी एम्स में अभी तक कुछ नहीं मिला, मिलना चाहिए, तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये कौन सा डिपार्टमेंट देता है पैसा? ये सर मेरा पुलिस डिपार्टमेंट भी दे सकता है, और ये सीएम कोटे में से भी मिलते हैं। तो मतलब पंजाब के सीएम को पहल करनी होगी, वहां से पैसा आपको वहां से मिल सकता है सर, ऐसी कोई बात नहीं। सीएम का अपना कोटा होता है, वो दे सकते। कुछ अपील करना चाह रहे हैं इस कैमरा पर? पंजाब के सीएम को अपील कीजिए। मैं सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैं ये इतना बड़ा काम करके आया हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे अब नए सीएम हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। वो आर्मी में रह चुके हैं, बड़ी ईजिली समझते हैं कि ये संघर्ष क्या है, माउंटेनिंग वाला स्पेशली, तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेल्प कीजिए, ताकि जो मैंने इन लोगों से उधार भी पैसे लिए हैं, मुझे वो भी वापस करने हैं, और मुझे आगे भी बहुत कुछ करना है। अभी 7 कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड के, एक पे मैंने झंडा फहराया, मैं चाहता हूँ मैं 7 के ऊपर झंडा फहराऊं। वाह वाह। आपकी शिकायत में हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और ये सवाल करते हैं कि आपकी शिकायत खुद से, अपने आप से तो अभी इतनी शिकायत है कि जो कर सकता था हम तूने वो नहीं किया है, बहुत कुछ करना है मैंने, कई बार ढीला पड़ जाता हूँ कुछ कामों के अंदर, इतनी सी है, अदरवाइज तो बहुत कुछ कर लिया, नीचे से उठ के भगवान की दया से। क्या करना है राजेंद्र पाजी, क्या करना है, क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है भविष्य की? भविष्य की योजनाएं ये हैं जो मैं अभी बोल रहा था कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट हैं, सबसे टफेस्ट में आता है एशिया का ये माउंट एवरेस्ट, वो मैंने कर लिया है। मेरी इच्छा है कि जो बाकी 6 रह गए हैं, मैं इनके ऊपर भी भारत का, अपने देश का झंडा लहराऊं, और अपने जो डिपार्टमेंट का है वो भी झंडा लगाऊं, मैं पूरे इंडिया का नाम रोशन करूं कि हाँ ये मेरी इच्छा है। और इससे ज़्यादा मुझे कोई ज़्यादा ये नहीं कि फंडिंग चाहिए, वहाँ के लिए फंड कर दो, स्पॉन्सर कर दो, और कोई लंबा समुद्र में क्या कमाल करना है? साइकिल उधर, इधर तो पर्वत की बात हो गई। देखिए समुद्र में ऐसा है, समुद्र में हम भारत का झंडा लगा चुके हैं नीचे जाके, बिल्कुल जी, आपको वीडियोस में भी दिखेगा। हाँ, तो भारतीय समुद्र में यहाँ पर आप जी। और अभी जो नई प्लानिंग है वो अभी अगर मैं डिस्क्लोज कर दूंगा तो वो यूनिक में नहीं रह जाएगी, और बहुत जल्दी करने वाले आपके सामने आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमसे इतनी रोचक जानकारी आपने दी, यात्रा के बारे में बताया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके सपने सच हो, साकार हो, और सरकार से हम भी ये आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आपका जो वाजिब हक है वो आपको दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। ये थे दलजिंदर सिंह बाछल, जो अपनी रोमांचक कहानी सुना रहे थे और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान, किसी और फनकार के साथ होंगे। तब तक अपने दोस्त मनोज भावुक और साथ ही कैमरा पर शिवा यादव, दीपक, गैरी, पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल